राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में सड़क पर धूल मिट्टी से लोग परेशान थे। खासकर टनल के अंदर चलना मुश्किल हो रहा था। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान सुबह ही स्थानीय पार्षदों और सफाई मित्रों के साथ सफाई करने पहुंचे और ढली टनल से लेकर चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि संजौली में काफी ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई थी और खासकर टनल के अंदर लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। इसको लेकर लोगों की काफी शिकायतें भी आ रही थी। इसको देखते हुए आज सफाई अभियान चलाया गया और सुबह 8:30 बजे के बाद संजौली में वाहनों की नो एंट्री रहती है। ऐसे में यहाँ पर सफाई मित्रों के साथ सफाई अभियान शुरू किया गया और मशीनों के साथ सफाई की गई। साथ ही संजौली के दुकानदारों से भी सफाई का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने का सभी का कर्तव्य है और शहर में सफाई कर्मी अपना कार्य करते हैं, लेकिन लोगों का दायित्व बनता है कि शहर को साफ रखने में वे सहयोग करें। साथ में जो हमारे पार्षद है स्वीकृति के भी संजौली के सभी ने मुझसे निवेदन भी किया था कि इस तरह का हमारा एक मुहिम यहाँ रोज होनी चाहिए। दूसरे साथ के साथ हम बाजार में संजौली बाजार के और मार्केट के लोगों को इससे भी हम सबसे निवेदन करेंगे अभी ये साथ साथ में करता हुआ जा रहा हूँ। सभी लोग हम पार्षद भी कर रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि सफाई का वो पूरा ध्यान रखें और ये न केवल नगर निगम की जिम्मेवारी बल्कि आम इंसान हर आदमी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को साफ सुथरा और सुंदर रखें। तो पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद तभी हम दूसरे को एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो हर आदमी की जिम्मेवारी, चाहे दुकानदार है, चाहे वो आम आदमी है या डोर टू डोर वाला है, कोई भी जब घर से लेते हैं तो हम उसको तरीके से जो भी हम कार्य करें डस्टबिन में उसको डालने। युवा साथी हमारे को इसमें आगे आना चाहिए, जो इस कार्य को संभालना चाहिए, उनको लोगों को बोलना चाहिए कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। इवन छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम चिप्स खाते हैं या दूसरी चीजें खाते हैं तो उसको सड़क में ना डालें, भले जेब में डाल दिया, उसको जहाँ डस्टबिन मिला वहां डाल दिया। ये सारा हमारे रूटीन का वर्क है और नगर निगम के हमारे अधिकारी आज सब लोग हम आए हैं। मेरे साथ सारे 5-6 पार्षद हैं, हम सारे जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कनेक्टेड है ये सारा वार्ड। तो ये इसी समय में आज हम यहाँ संजौली पहले से हमने इधर को शुरुआत किया था और पूरी मशीन के साथ भी कार्य कर रहे हैं और सफाई के हमारे जो मित्र है वो भी काम कर रहे हैं। प्रदेश में आई आपदा के बाद वर्ल्ड कप मुकाबले से निश्चित तौर पर पर्यटन में उछाल देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में नवरात्र उत्सव के चलते भी पर्यटकों की आमद में इजाफा होने की संभावना है। साथ ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की वजह से देश प्रदेश के पर्यटक धर्मशाला आते हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर फ्लाइट्स के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की आमद में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। अक्टूबर महीने में भी कांगड़ा एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स आने का क्रम जारी है, जबकि पूर्व के वर्षों की बात करें तो गर्मियों के मुकाबले फ्लाइट्स की संख्या सर्दियों में 2 से 3 रह जाती थी। लेकिन इस बार क्रिकेट के रोमांच को लेकर फ्लाइट्स की संख्या 6 यथावत बनी हुई है और सभी फ्लाइट्स फुल होकर आ रही हैं। प्रदेश में आई आपदा के बाद वर्ल्ड कप मुकाबले से निश्चित तौर पर पर्यटन में उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की वजह से देश विदेश के पर्यटक धर्मशाला आते हैं। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि धर्मशाला में होने जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले के चलते जहां इस बार अक्टूबर महीने में 6 फ्लाइट्स लगातार आ रही हैं, वहीं पर्यटकों की संख्या में 20% तक इजाफा हुआ है। पूर्व के वर्षों में अक्टूबर तक फ्लाइट्स की संख्या 2 से 3 रह जाती थी। डिमांड के हिसाब से फ्लाइट में इजाफा किया जाता है। फ्लाइट्स जो हैं निश्चित तौर पे क्या है, आपको जैसे पता ही है कि हिमाचल और धर्मशाला में समर के कंपैरिजन में विंटर में फ़्लाइट्स कम हो जाती हैं। ये हर साल होता था, बट इस बार क्या हुआ है कि चूँकि अक्टूबर महीने में पूरा जो है स्पोर्ट्स का और हमारे खेल का ये जो विश्व कप हो रहा है उसके कई मैचेस जो हैं धर्मशाला में शेड्यूल्ड हैं, उसकी वजह से जो टूरिस्ट की संख्या है, वो जो पैसेंजर्स की संख्या है पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ रही है। और हम देख रहे थे जो पहले फ़्लाइट्स कम हो जाती थी, जो सीमेंट के 2 या 3 पे आ जाती थी, वो अभी भी 6 पे बनी हुई हैं हमारी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है धर्मशाला, पूरे कांगड़ा और हिमाचल के लिए भी कि इस कम से कम खेल के बहाने ही सही, क्योंकि बीच में जब हम आपदा से जूझ रहे थे तब काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं हिमाचल से दूर हो रहे थे। तो ये एक ऐसा एक माध्यम बना जिसकी वजह से फिर से टूरिस्ट जो हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और हमारी सभी फ़्लाइट्स लगभग जो हैं फुल जा रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है।
बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। वो तो जैसा आपको पता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड हमारा टूरिज्म सेंटर या सेक्टर जो है या फ्लाइट का भी सेक्टर है उसी हिसाब से चलता है। तो जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती हैं वैसे वैसे जो फ्लाइट्स भी हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो इसी तारतम्य में भी बहुत सारी चार्टर्ड फ्लाइट्स भी शेड्यूल्ड हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं चार्टर्ड फ्लाइट से आना चाह रहे हैं, मैच देखने भी आना चाह रहे हैं, या टीमें भी आ रही हैं, टीम के मैनेजमेंट भी आ रही हैं अलग अलग चार्टर्ड फ्लाइट से। तो चार्टर्ड फ्लाइट भी बढ़ रही हैं। पैसेंजर का मूवमेंट मुझे लगता है कि 10 से 20% तो एक्स्ट्रा हो ही गया है इस महीने में। तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है पैसेंजर्स के हिसाब से और टूरिस्ट सेक्टर के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा पूरे, मुझे लगता है कि इस विंटर सीजन में इस मैचों का। कांगड़ा जो है रीजनल जो टूरिज्म है हमारा, वो काफ़ी हद तक रीजनल टूरिज्म भी बहुत है हमारे यहाँ, क्योंकि 5-5 शक्तिपीठ हैं हमारे। तो इस दौरान तो पैसेंजर्स बढ़ते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन कितनी संख्या में उसका इम्पैक्ट आएगा, जिस जैसे भी मैचों का तो इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से दिखा भी है और समझ में भी आ रहा है। लेकिन अब रीजनल टूरिज्म की वजह से भी या नवरात्र में भी टूरिस्ट तो बढ़ेंगे, बट कितनी संख्या में बढ़ेंगे अभी उसका अंदाज़ा नहीं है। बट निश्चित तौर पर, और दलाई लामा जी की वजह से तो निश्चित तौर पे बहुत देश विदेश से टूरिस्ट आते ही हैं, और उनकी टीचिंग्स को भी सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए भी, तो उनका एक असर तो जो है कहीं ना कहीं वो रहता ही है। हमीरपुर नगर में स्वच्छता बनाए रखने, सूखा और गीला कचरा अलग देने के प्रति जागरूक करने के बावजूद लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब नगर परिषद में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना के क्रियान्वयन के बावजूद लोगों के द्वारा कई जगहों पर कूड़ा खुले में रखा जा रहा है, तो वहीं विभिन्न होटल रेस्टोरेंट के द्वारा सूखा और गीला कचरा इकट्ठा ही दिया जा रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद के द्वारा बार बार चेतावनियां भी दी जाती है, लेकिन इन चेतावनियों का इन होटल मालिकों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि रोजाना अब भी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से गीला और सूखा कचरा एक साथ रखकर सड़क किनारे रखा जाता है, जिसे उठाने में सफाई कर्मचारियों को काफी दिक्कतें आ रही है। नगर परिषद ने अब ऐसे मालिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जिन लोगों का मिक्स कचरा पाया गया है उन्हें 5,000 तक का मोटा जुर्माना किया जाएगा। इन लोगों को पहले भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना करके इन पर शिकंजा कसा जाएगा। सब देखो, हम लोगों को काफ़ी जागृत कर रहे हैं कि जो आप कूड़ा दे रहे हैं उसको अलग अलग गीला सूखा अलग अलग करके दें, लेकिन कुछ एक शरारती तत्व हैं जो बिल्कुल मतलब मिक्स करके कूड़ा दे रहे हैं। अभी हाल ही बस स्टैंड की मैं बात करूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फ़ोन आया, बड़े बड़े बोरे होटल के जो कॉम्प्लेक्स के जो जहाँ होटल वाले काम करते हैं उन्होंने मिक्स कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है। लेकिन इस समस्या से हमें या तो वो खुद सुधर जाए, नहीं तो हम उनको जुर्माना डालेंगे। फिर बद्दी के मालपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने धान की खरीद शुरू कर दी है। पहले 2 दिन में 460 क्विंटल धान की खरीद हुई। पिछले वर्ष लगभग 19,000 क्विंटल धान की खरीद हुई थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने नालागढ़ और बद्दी की दोनों मंडियों में धान की खरीद के लिए झरने लगा दिए हैं। बीबीएन में लगभग 3,750 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है। पहले यह धान हिमाचल के साथ लगते पंजाब के रोपड़, भरतगढ़, ढेरोवाल और हरियाणा के पंचकूला की अनाज मंडियों में किसान अपना धान बेचते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से पंजाब और हरियाणा की मंडियों ने हिमाचल के किसानों का धान लेना बंद कर दिया है, और अगर कोई किसान धान ले जाता पकड़ा जाता है तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, जिस कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ जाती है। सरकार ने नालागढ़ में इंदिरा अनाज मंडी और बद्दी के मालपुर में धान की खरीद के लिए केंद्र खोले हैं। मालपुर अनाज मंडी के कंप्यूटर ऑपरेटर कुंज शर्मा ने बताया कि मंगलवार से धान की खरीद शुरू कर दी गई है और नालागढ़ और बद्दी में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी जा रही है। किसान ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर HPSCSC की ओर से किसानों को धान का पैसा उनके खातों में डाला जा रहा है। धान की गुणवत्ता को जांचने के लिए एग्रीकल्चर विभाग नालागढ़ से तैनात एडीओ मनमोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष धान की क्वालिटी बढ़िया है। पहले के वर्षों के मुताबिक इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को जल्द रजिस्ट्रेशन करवाकर तारीख के अनुसार फसल को काटकर मंडी में लाना चाहिए, जिससे फसल को नुकसान नहीं होता है। मैं मनमोहन सिंह कृषि विभाग में से बोल रहा हूँ। मेरा क्वालिटी कंट्रोल में ड्यूटी है यहाँ पे मंडी में।
और पिछले सालों से इस साल बहुत बेहतर है, क्योंकि इस साल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हार्वेस्टिंग टाइम बिल्कुल ड्राई है। जबकि पिछले साल इन दिनों में बरसात होती रही है, डिस्कलर होता रहा पैडी, और इस दफे बिल्कुल साफ और क्लीन है और अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में मॉइस्चर और कम हो जाएगा, क्योंकि इस साल अभी तक मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा था, अब ठीक आ रहा है। पूरी हार्वेस्टिंग उस टाइम कराएं जब उनका टोकन जनरेट हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ मंडी में है। जिस डेट को उनको कॉल किया गया है, अगर वो उनको 5 तारीख, आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख को ही उनको आना है। अगर वो 6 तारीख का 5 तारीख में नहीं आएगा, 6 तारीख को 6 तारीख को ही आएगा, 7 तारीख को 7 तारीख को आएगा। अगर वो किसी वजह से वो लेट होता है, 6 7 में आ सकता है। वहीं अपनी धान की फसल बेचने आए किसान चौधरी वीर सिंह और नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में धान मंडी खुलने से बहुत फायदा हुआ है। पहले किसानों को पंजाब और हरियाणा में जाकर अपनी धान की फसल को बेचना पड़ता था, जिसमें काफी समय भी लगता था और 2-2 महीने तक पैसे भी नहीं मिल पाते थे। पर जब से हिमाचल सरकार द्वारा मंडी खोली गई है, उससे किसानों को बहुत राहत मिली है और वह समय पर अपने अनाज को मंडियों में बेच पाते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सभी किसानों को समस्या आ रही है। उनकी जमीनों की फर्द ऑनलाइन अपडेट न होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, जिसके लिए सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण किया जाए। अपडेशन तो यही है, अभी यहाँ पे खाने पीने की समस्या सर ने पहले ही बोला, मेरे से पहले भी बोले हैं भाई जी, भी खाने पीने की दिक्कत है। बाकी और कुछ ही, बाकी अपडेशन के लिए कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हरियाणा में डालने जाते थे, 2-2 महीना पैसा नहीं आता था सर। यहाँ डालो, चौथे या 5वें दिन पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। सभी को फायदा है, ठीक है। और बाहर नहीं जाना पड़ता, ना पंचकुला जाएंगे 2000 का तेल लगाएंगे। यहाँ हम मैं कोटिया कौजिंदा पंचायत से हूँ, कितना मेरे को 2 घंटे ही लगते आने के लिए। सब चीजें की फैसिलिटी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकी ये सर, ये एक के साथ नहीं बहुत किसानों के साथ हो रहा है, भी पूरी जमीन प्रॉपर नहीं उठा रहा है सिस्टम। आप जाओगे फर्द भी निकाल के दे दोगे तो पूरी अपग्रेड नहीं हो रही है। अगर किसी 150 बिघे है तो 70 बिघे ही उठा रहा है, 80 बिघे उठा रहा है, बाकी पेंडिंग रह रही है और समस्या जरूर आ रही है। सर यहाँ पे हमें तो हमें इतनी खुशी है कि हमारे यहाँ पे मंडी चालू हो गई 2-3 साल से। पहले हम जाते थे पंजाब में, धक्के खाते थे। यहाँ पे अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सुबह 7 बजे आए थे, धान साफ हो गई है, तुल गई है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर एक प्रॉब्लम जरूर है, भाई जड़े चाह पानी खाने पीने का कोई वो नहीं है। भाजपा सोलन मंडल द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा सोलन मंडल द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने भी शिरकत की। भाजपा सोलन मंडल द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि भाजपा सोलन मंडल सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें स्वच्छता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान महादान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति को दान किए रक्त की जरूरत पड़ सकती है और उसका अमूल्य जीवन बच सकता है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि वे लोग भी रक्तदान करने के लिए आगे आएं। आज भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल के द्वारा सेवा पखवाड़ा का जो हमारा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ था, वैसे तो 2 अक्टूबर तक था हमारा ये सेवा पखवाड़ा, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में कैपेसिटी नहीं होने के कारण ब्लड डोनेशन कैंप हम 2 तारीख से पहले नहीं कर पाए। आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा है सोलन मंडल युवा मोर्चा के द्वारा, और यहाँ मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। ब्लड बैंक में जितनी कैपेसिटी होगी उतना ब्लड यहाँ पे नौजवान डोनेट करेंगे। सेवा पखवाड़ा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, और उनकी योजनाएं जो कि आम गरीबों से संबंधित हैं, और उन्हीं योजनाओं
को जन जन तक पहुंचाना, इस सेवा पखवाड़ा में तरह तरह के आयोजन करना, चाहे वो स्वच्छता अभियान से संबंधित काम हो, चाहे लोगों की सेवा के लिए ब्लड डोनेशन कैंप हो, इस तरह के तरह तरह के आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। सोलन जिला में टीबी के मामलों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सोलन में अभियान चलाए हुए हैं और होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं टीबी बीमारी को लेकर लोगों को मिले, इसके लिए निजी और आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर को भी इसके प्रति जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के सभागार में वीरवार को जिला के 4 ब्लॉकों के आयुर्वेदिक अस्पतालों के करीब 30 फार्मासिस्टों को टीबी के बारे में प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है और क्या क्या सावधानियां टीबी से ग्रसित लोगों को बरतनी चाहिए। इस बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग सोलन डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जिला में अभी भी करीब 900 मरीज टीबी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहा है। लेकिन टीबी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य भी कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैनरों और होर्डिंग्स के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। की कड़ी में हमने आयुर्वेदिक विभाग से जो फार्मासिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग करने की पहल की है। ये नवीनतम काम है। सोलन जिला में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल के तत्वाधान में हम लोग इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। कल भी हमने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का एक बैच रखा है और एक बैच और रखने के बाद समस्त आयुर्वेदिक विभाग के जो मुझे बताया गया है 80-84 इंस्टीट्यूट्स हैं अस्पताल आयुर्वेद के, उसके फार्मासिस्ट को टीबी की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अब टीबी की दवाइयों के वितरण का काम शुरू करने जा रहे हैं। पहले टीबी की दवाइयां गिनी चुनी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में दी जाती थी, अब सभी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में, जिनको हम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर कहते हैं आजकल, GAHC, इन GAHCs में फार्मासिस्ट और डॉक्टरों द्वारा टीबी का न केवल उपचार, इसकी रोकथाम, इसकी अन्य शैली, सभी प्रकार का टीबी का आयाम समस्त स्टाफ द्वारा आयुर्वेदिक विभाग में भी। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे आप।